हेलो स्टूडेंट्स, देखिए छात्रों, बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी पेपर सेकंड जो हमारा चल रहा है पीछे से ही, इसी को आगे बढ़ाते हुए फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में आगे फिर यहाँ डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियोज में हम गृहिणी में पाचन पढ़ रहे थे और गृहिणी में पाचन की कंडीशन हम ये जान चुके थे छात्रों। गृहिणी में जो पाचन है उसमें क्या नाम से गृहिणी की दीवार है ना, अपनी तरफ से कोई पाचक रस, कोई एंजाइम्स का स्राव नहीं करती है, लेकिन वहां पर दो प्रकार के रस गृहिणी की गुहा में भोजन के साथ मिलते हैं और वो दोनों प्रकार के रस दोनों भिन्न प्रकार की ग्रंथियों से स्रावित किए जाते हैं, जिसमें हम एक तरफ जिक्र करते हैं लीवर का, जिसमें पित्ताशय और जिसमें रस पित्त रस होता है, जिसमें पित्त लवण और पित्त वर्णकों का जिक्र हमने किया था। हालांकि हमें इतना पता है पित्त लवण पित्त रस के अंदर मिलने वाले पदार्थ पाचन में कोई अपना रोल प्ले नहीं करते हैं, सारे ही वर्ज्य पदार्थ होते हैं, वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको शरीर के बाहर निकालना पड़ता है ना। और दूसरे रस की हम बात कर रहे थे, अग्नाशय रस। अग्नाशय रस का हम यहाँ जिक्र करेंगे। पित्त रस को हम पढ़ चुके हैं, अग्नाशय रस के बारे में थोड़ा समझना है। और अग्नाशय रस पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस इंपॉर्टेंट भी है भाई, अग्नाशय रस मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पाचन में अहम योगदान अग्नाशय रस का ही होता है। पित्त रस पाचन करवाता ही नहीं है ना, इसलिए पैनक्रियाटिक जूस को आपको थोड़ा गौर से समझना है। पैनक्रियाटिक जूस में देखिए, इतना हमें पता है, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है। पैनक्रियाज एक डुअल ग्लैंड है, एक्सोक्राइन के साथ साथ एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन तो है ही, एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन भी है। ऐसा डुअल मोड ग्लैंड में केवल पैनक्रियाज में विशेषता पाई जाती है। ठीक है, इतना भी हमें पता है। हमने पाठ के प्रारंभ में एक फिगर बनाया था, उसमें अपन दर्शाते हैं गृहिणी आमाशय के बाद कंडीशन ये आती है, गृहिणी यहाँ से ऐसे घूम जाती है इस तरीके से, और यहाँ गृहिणी पर यही इस तरीके से पतली रिबन चपटी पत्ती के जैसी जो स्ट्रक्चर लगी होती है, ये क्या है? पैनक्रियाज है ना, ग्रंथि है। और इसी से अग्नाशय रस का स्राव किया जाता है। वो रस अग्नाशय नलिका के द्वारा इस गृहिणी की गुहिका में लाकर के छोड़ा जाता है भोजन, है ना। क्योंकि आमाशय से पाइलोरिक छिद्र यहाँ पर होता है, भोजन थोड़ा थोड़ा करके गृहिणी में आता है। नहीं, गृहिणी में भोजन के पाचन के लिए अग्नाशय रस का भोजन के साथ मिलना जरूरी होता है ऐसी कंडीशन में। लेकिन इतना हमें पता है, अग्नाशय रस प्रकृति में एल्कलाइन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पहले जो माध्यम था भोजन का, वो यहाँ पर एसिडिक था कंप्लीटली स्टमक तक। नहीं, अब हमें पैनक्रियाटिक जूस को समझना है। तो देखिए, पैनक्रियाटिक जूस क्षारीय द्रव होता है, ये तो हम मान चुके हैं, क्योंकि माध्यम यहाँ से बाद में आमाशय के बाद भोजन का माध्यम एसिडिक से एल्कलाइन या बेस यानी क्षारीय हो जाए, है ना। पित्त रस भी क्षारीय होते हैं और क्या नाम से अग्नाशय रस भी क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो क्षारीय द्रव होता है पित्त रस, फैक्ट बात है। और ये क्षारीय द्रव अग्नाशय की एसिनाई कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। नाम याद रखना, एसिनाई कोशिकाएं, अग्नाशय की एसिनाई कोशिकाओं द्वारा क्षारीय प्रकृति के पैनक्रियाटिक रस का स्राव किया जाता है। और ये रस पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा सीधे डोडेनम की लुमेन में लाकर के भोजन के साथ छोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, ताकि पाचन हो सके आगे चल करके। ठीक है, अच्छा, अब हम पैनक्रियाटिक जूस में कंपोनेंट की बात करें, घटकों की बात करें, तो इसको देखिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं भाई। कंपोनेंट केमिकल कंपोजिशन कह सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन। किसका केमिकल कंपोजिशन? पैनक्रियाटिक जूस का। इसकी हम टोटल अमाउंट की बात करें तो ये 500 से 800 ml हो सकता है, ml प्रति 24 आवर्स। 24 घंटे में पैनक्रियाटिक जूस की मात्रा 500 से 800 ml तक सेक्रेट हो जाती है। ठीक है, पैनक्रियाज के द्वारा।
इसके पीएच की हम बात करें तो ये तो हम बार बार यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि ये अल्कलाइन होता है, इसका मतलब निश्चित रूप से 7 to above भी होगा, है ना। और 7 to above का मतलब समथिंग 8 के आसपास इसका पीएच होता है, नहीं हल्का क्षारीय तो होता ही होता है, ठीक है। इसमें हम वाटर की बात करें तो कंप्लीटली पैनक्रियाटिक जूस में कितनी परसेंट मात्रा में वाटर पाया जाता है, वो है लगभग 98.5%। 98.5% जल की मात्रा पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होती है। अब हमारे पास दो चीजें बचती हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं दोनों, एक तरफ तो इनऑर्गेनिक साल्ट बचते हैं, दूसरी तरफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट बचते हैं, है ना। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल हमारे पास बचता है, जिसमें से जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक घटक जो पाए जाते हैं वो 1.0%, बाकी बची हुई 0.5% में इनऑर्गेनिक मैटर होता है। इनऑर्गेनिक होता है 0.5%, ठीक है। वैसे तो अब इनऑर्गेनिक की हम बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में सोडियम आयंस होंगे, पोटेशियम आयंस होंगे, है ना, फॉस्फेट आयंस होंगे, कार्बोनेट आयंस होंगे, सल्फेट हो सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, नहीं ये सारी चीजें 0.5% होती हैं। और ऑर्गेनिक में सभी क्या आ जाएंगे, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट, और जो हम पाचक एंजाइम्स का जिक्र करते हैं वो पाचक एंजाइम क्या है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट ही हैं। जूस के रस के, पैनक्रियाज के रस के ऑर्गेनिक घटक में ही क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स ऑर्गेनिक, ठीक है। तो सारे एंजाइम्स इस 1% मात्रा के अंदर होते हैं। केमोट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिन है, क्या नाम से, और अन्य जो एंजाइम है, सुक्रेज है, लाइपेज है, गेस्ट्रेज है, इस तरह के जो एंजाइम जो सारे जिक्र अभी आगे हम यहाँ करेंगे उनका, ये सारे एंजाइम इस 1% मात्रा में पैनक्रियाटिक जूस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन आपको समझ में आया। अब हम एक एक एंजाइम्स को लेकर के उसकी क्रियाविधि, उसका कार्य, कौन सा एंजाइम किस सबस्ट्रेट के लिए जिम्मेदार होता है और किस प्रकार से उसका पाचन करवाता है, यहां पर समझेंगे। देखिए पहला एंजाइम ट्रिप्सिनोजन की हम बात करते हैं। ट्रिप्सिनोजन, तो देखिए कंडीशन ये है छात्रों, ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है ये पैनक्रियाज के द्वारा स्रावित किया जाता है, लेकिन ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है ये प्रारंभ में अक्रियाशील अवस्था में होता है, यानी ट्रिप्सिन एंजाइम की अक्रियाशील फॉर्म है, यानी ये अभी पचाने का काम नहीं करेगा। हालांकि ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन पाचक एंजाइम ही होता है, जैसा कि हम स्टोमक में पेप्सिन को पढ़ रहे थे, वैसे ही ट्रिप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट करने का ही काम करता है। लेकिन अब आपको यहाँ गौर करना है, थोड़ा सा कंपैरिजन करना कि ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है, लेकिन अंतर क्या है, ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में काम करता है, जबकि पेप्सिन अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है, यानी अम्ल की उपस्थिति में ही पेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा, क्षार में नहीं। जबकि ट्रिप्सिन केवल क्षार मिलेगा तो ही क्रियाशील होकर के प्रोटीन को पचाने का काम करेगा। इसलिए बेसिक अंतर हमारे पास ये आया कि ट्रिप्सिन जो है आंत्र में, या फिर हम ग्रहणी कह सकते हैं, ग्रहणी में प्रोटीन को पचाने का काम करता है। पेप्सिन भी प्रोटीन पचाता है, लेकिन वो स्टोमक में काम करता है, क्योंकि वहां माध्यम एसिडिक होता है HCl की उपस्थिति के कारण, तो वहां क्रियाशीलता हो जाती है उनकी, है ना। तो आपको ये बेसिक अंतर समझना। मैंने बताया ट्रिप्सिनोजन अक्रियाशील फॉर्म है, ट्रिप्सिनोजन को क्रियाशील फॉर्म में बदलना है। क्रियाशील फॉर्म में बदलने के लिए उद्दीपन की जरूरत पड़ेगी, और ये उद्दीपन कहां से मिलता है, ग्रहणी की जो श्लेष्मिका सतह है, ग्रहणी की श्लेष्मिका जो सतह है उससे एक पदार्थ निकलता है। ग्रहणी की श्लेष्मिका सतह से एक पदार्थ निकलता है, सतह से, एंड उसको बोलते हैं एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज आपको रखना है। एंट्रोकाइनेज निकल के आता है ग्रहणी की सतह से। ये एंट्रोकाइनेज क्या काम करेगा, ट्रिप्सिनोजन को क्रियाशील ट्रिप्सिन में बदलने का काम करता है। ट्रिप्सिनोजन को
ट्रिप्सिनोजन जो अक्रियाशील है इसको एंट्रोकाइनेज किसमें बदल देगा, क्रियाशील ट्रिप्सिन। क्रियाशील, ये तो एक्टिव फॉर्म है इसकी, यानी क्रियाशील। अब ये प्रोटीन को पचाने का काम कर सकता है, क्रियाशील अवस्था माने। ये प्रोटीन को नहीं पचाएगा क्योंकि अक्रियाशील है, पैसिव फॉर्म, ये पैसिव है, ठीक है। निष्क्रिय अवस्था है, सक्रिय अवस्था है, लेकिन निष्क्रिय को सक्रिय बनाने का काम कौन करता है, एंट्रोकाइनेज। ये कहां से आया, ग्रहणी की सतह से ही निकला, ये काम इसने किया। अब देखिए ये जो क्रियाशील फॉर्म में आया ट्रिप्सिन, ये अब प्रोटीन को पचाएगा, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। और प्रोटीन को क्या काम करता है, ये एक प्रकार का एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है, एंडोपेप्टाइडेज ट्रिप्सिन एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है। इसका मतलब क्या है, ये प्रोटीन को पचाएगा। और प्रोटीन को पचाएगा तो निश्चित रूप से मैंने कहा एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है। एंडोपेप्टाइडेज है, इसका मतलब प्रोटीन पॉलीमर को, बहुलक को अंदर से तोड़ने का काम करेगा। एंडो है ना, अंदर से विघटन करेगा, इसका छोटे घटकों में तोड़ेगा। तो पॉलीपेप्टाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइपेप्टाइड में, ट्राइपेप्टाइड में, छोटे पेप्टाइड में नहीं, छोटे पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हम कहें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरमीडिएट कन्वर्ट हो जाएगा। और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन से होते हैं, प्रोटियोज एंड पेप्टॉन्स, यानी पेप्टॉन्स बना लेगा, प्रोटीएज बना लेगा, है ना, प्रोटियोजेज बना लेगा, या फिर हम डाइपेप्टाइड कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड के रूप में लेते हैं। इस पॉलीपेप्टाइड को सक्रिय ट्रिप्सिन विखंडित करेगा, तोड़ेगा, तो किसमें टूटेगा, मैं यहां डाई लिख देता हूं, डाइपेप्टाइड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन है वो डाइपेप्टाइड में, यानी थोड़े और छोटे रूप में तोड़ दी गई है, किसके द्वारा, सक्रिय ट्रिप्सिन के द्वारा, सक्रिय ट्रिप्सिन के द्वारा ऐसा काम किया गया है ना। या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रोटियोजेज एंड पेप्टॉन्स, जो क्या है, प्रोटीन के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ना, पेप्टॉन्स भी हो सकता है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है भाई, ट्रिप्सिनोजन अक्रियाशील, जिसको क्रियाशील बनाया एंट्रोकाइनेज ने। एंट्रोकाइनेज कहां से आया, ग्रहणी की सतह से स्रावित हुआ, क्रियाशील ट्रिप्सिन बना। फिर ट्रिप्सिन ने क्या काम किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। प्रोटीन को किस प्रकार से डाइजेस्ट किया, क्योंकि प्रोटीन अपने आप में पॉलीमर है अमीनो एसिड का, जो अमीनो एसिड के मध्य अनेक संख्या में बॉन्ड्स बनते हैं उनका नाम पेप्टाइड है। अनेक बंध बने, आगे पॉली लगा दिया जाता है, पॉलीपेप्टाइड हो गए। पॉलीपेप्टाइड जो कि लंबा बहुलक हो गया, है ना, बिना पाचन किए हुए सीधा इसका अवशोषण नहीं हो सकता, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट लाखों में हो जाता है इसका, नहीं। तो इस कंडीशन में इसको छोटा टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, तोड़ने का काम ट्रिप्सिन करेगा और उसको डाइपेप्टाइड या पेप्टोन मध्यवर्ती में तोड़ देगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहां तक अच्छी तरह समझ में आया। इसको आपको विशेष रूप से समझना है, वो इसलिए क्योंकि हम प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन भी पढ़ के आए हैं और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ही पचा रहा है, लेकिन कंडीशन अलग है। मैंने बेसिक रूप से तुलना करके आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, है ना। कंपैरिजन दोनों में करना है। सीधा सा कंपैरिजन तो यही है कि ये क्षारीय माध्यम में काम करता है, वो अम्लीय माध्यम में काम करता है, सीधा सीधा रीजन है, ठीक है। तो एक तो ये एंजाइम हमारे पास, दूसरा है कीमोट्रिप्सिनोजन। कीमोट्रिप्सिनोजन अब देखिए, कीमोट्रिप्सिनोजन भी कीमोट्रिप्सिनोजन भी अक्रियाशील फॉर्म है एंजाइम, ये भी अक्रियाशील फॉर्म है। हालांकि ये भी एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है, यानी पॉलीमर बहुलक को अंदर से ही कट मारने का काम करता है, विखंडित यानी तोड़ने का काम करता है, लेकिन ये अक्रियाशील है। इसको भी क्रियाशील बनाना पड़ता है, और इसको क्रियाशील बनाने का काम अभी जो पिछला एंजाइम हम पढ़ रहे थे ट्रिप्सिन, वो ट्रिप्सिन काम करता है। मतलब कीमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के द्वारा क्रियाशील
क्रियाशील ट्रिप्सिनोजन में बदल दिया जाता है, क्रियाशील कीमोट्रिप्सिन में बदल दिया जाता है। यानी आप रिएक्शन के द्वारा इस प्रकार से समझ लीजिए, CHNO कीमो ट्रिप्सिनोजन क्या है, एक क्रियाशील, इसको बनाना है क्रियाशील, बनाने का काम कौन करेगा, ट्रिप्सिन, और किसमें बदलेगा, क्रियाशील फॉर्म जिसको हम कहेंगे कीमोट्रिप्सिन। ये एक्टिव फॉर्म आ गया, एक्टिव फॉर्म आ गया। एक्टिव करने का काम किसने किया, ट्रिप्सिन ने किया, ठीक है। अब ये कीमोट्रिप्सिनोजन क्या काम करेगा, प्रोटीन को फिर पचाने का काम करेगा, ठीक है। और कंडीशन वही है, प्रोटीन को फिर पचाएगा और वही पेप्टॉन्स में या डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा, तोड़ देगा कीमोट्रिप्सिन। डाइपेप्टाइड में या पेप्टॉन्स में बात, यानी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्रोटीन का, या छोटे बहुलक पॉली के बजाय डाई में कन्वर्ट कर देगा। क्रियाशील फॉर्म कीमोट्रिप्सिनोजन थी, सक्रिय करने का काम ट्रिप्सिन ने किया, जो पिछले रिएक्शन में हम क्रियाशील कर चुके थे, है ना। एक्टिव फॉर्म में आने के बाद इस तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर भी होता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगले एंजाइम्स को, हम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को लेते हैं। कई सारे अनेक एंजाइम है यहाँ पर, लेकिन आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले एंजाइम्स तो अभी कई सारे एंजाइम बचे हुए, एक एक को डिस्कस करने में समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम इसको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।